बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा एनॉर्मस थे। उनके सामने ह्यूमंस बहुत ही छोटे लग रहे थे। बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। यांग शिनशिन ने बोलना ख़त्म किया और अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रख दिया। तुरंत ही जेट ब्लैक कलर का आर्मर उसके पूरे बॉडी को कवर कर गया। ये वही एक्सोस्केलेटन आर्मर था जो लू कैरन ने उसके लिए बनाया था। वैसे तो यांग शिनशिन रेयरली फ्रंट लाइंस पर आती थी, लेकिन जैंगी हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना के प्रिंसिपल्स को फॉलो कराता था। इसीलिए उसने उसके लिए सारा नेसेसरी इक्विपमेंट पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था। अनएक्सपेक्टेडली इस बार सच में उसे अकेले ही एनिमी का सामना करना पड़ रहा था और ये इक्विपमेंट काफ़ी काम आ रहा था। ये यांग शिनशिन का पहला इंडिपेंडेंट बैटल था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल काम रही और अपने सामने की सिचुएशन को एनालाइज करने लगी। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैटर को कंट्रोल करना थी, लेकिन फॉलन पपेट के एरो के टारगेट को एक्यूरेटली हिट करना बिल्कुल ईजी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक्सोस्केलेटन आर्मर था, जिसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में वो बिल्कुल हेल्पलेस नहीं थी। अभी के लिए मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा अपोनेंट कौन है, वो कहाँ है और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि उससे डील कैसे करना है। बैटलफील्ड एक एंशिएंट मेट्रोपोलिस था और ऐसे इन्वायरमेंट में एनिमीज को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर में एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ यांग शिनशिन के कानों तक पहुंची। उसने अपने ऊपर देखा और उसकी डार्क आईज में एक ब्रेथ टेकिंग सीन रिफ्लेक्ट हुआ। जायंट स्काईस्क्रेपर्स असल में ज़मीन से उठा लिए गए थे, बिल्कुल टॉयज की तरह, जैसे किसी इनविजिबल जायंट ने उन्हें आसमान में उठा लिया हो। एक के बाद एक ऊंचे बिल्डिंग्स हवा में उड़ते हुए सामने से आए और नेक्स्ट मूवमेंट में वो सीधा उस डायरेक्शन में जोर से क्रैश हो गए जहां यांग शिनशिन खड़ी थी। इस चीज के होने के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज थी। पहला, कोई ऐसा जिसके पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज हो, लेकिन नॉन यूजर्स के लिए भी एक साथ इतनी सारी टॉल बिल्डिंग्स को मैनिपुलेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि सामने वाला इन हाई राइज बिल्डिंग्स के मटेरियल्स को कंट्रोल कर सकता है। यांग शिनशिन ने सामने के सीन को देखते ही तुरंत अपना जजमेंट बना लिया। कोलंबिया का सुपरनोवा ब्रायन हो या फिर मैग्नेटो, सिर्फ ये दोनों ही इतनी आसानी से डजन से ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स को टॉयज की तरह मैनिपुलेट कर सकते थे। इस वर्ल्ड के स्काईस्क्रेपर्स ह्यूमन के वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा टॉल थे। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई बिल्डिंग यहाँ बिल्कुल कॉमन साइट थी। यांग शिनशिन को जल्दी लोकेट करने के लिए अपोनेंट ने ये सिंपल और क्रूड मेथड यूज़ किया था। अपने आसपास के डेंसली पैक्ड बिल्डिंग्स को देखकर यांग शिनशिन ने हल्की सी फ्रॉन की। चाहे अपोनेंट कोई भी हो, इस बैटलफील्ड पर उसकी एबिलिटीज़ को क्लियर एडवांटेज मिल रहा था। यांग शिनशिन ने अपना हेड नीचे किया और जो आर्मर वो पहने हुए थी उस पर एक नज़र डाली। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए उसने एक्सोस्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और तेज़ी से दूर की तरफ भाग गई। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद एक टॉल बिल्डिंग सीधा उस जगह क्रैश हो गई जहां वो अभी खड़ी थी और एक डिफीनिंग एक्सप्लोजन हुआ। पावरफुल इम्पैक्ट से भयानक फ्लेम्स निकल पड़ी जो पूरे नाइट स्काई को इल्यूमिनेट कर रही थी। यांग शिनशिन ने रियलाइज़ किया कि अपोनेंट का अटैक बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट था। वो हर जगह डायरेक्शन में अटैक कर रहा था। उसका अप्रोच सिंपल था, पूरा एरिया क्लियर कर दो ताकि एनिमी एक्सपोज हो जाए। जैसे यांग शिनशिन ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, उसकी एनिमी कोई और नहीं बल्कि एल्सा गुडमैन थी, कोलंबिया की मैग्नेटो। वो और यांग शिनशिन दोनों एक ही टाइम पर इस बैटलफील्ड पर अपीयर हुई थी। एनिमी कौन है ये जाने बिना एल्सा ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और एरिया क्लियर करके फाइट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि सिटी में स्पेशली जब वो लार्जली स्पेशल मेटल से बनी हो, ऑलमोस्ट हर चीज़ उसका वेपन बन सकती थी। इसीलिए उसे सब विजुअल्स ऑब्स्टैकल्स को सबसे कम टाइम में हटाना ज़रूरी था। पूरी सिटी पर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक करना लाजमी तौर पर एनिमी को खुद को रिवील करने पर मजबूर कर देता और सिटी के रूइंस उसकी एबिलिटीज़ के यूज़ के लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल थे। तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, यहाँ मुझे होम फील्ड एडवांटेज है, इसीलिए तुम्हारा गेम खत्म है। एल्सा के फेस पर एक मेनांसिकल स्माइल आ गई जैसे ही उसने अपने हैंड्स ऊपर उठाए। हर डायरेक्शन से मेटल बिल्डिंग्स एक के बाद एक उठने लगे।
जमीन पर पड़े रूइंस और बिल्डिंग्स फ्रैगमेंट्स का स्टील हवा में फ्लोट करने लगा। मैसिव बिल्डिंग का डोर फेंका जा रहा था और शैटर्ड मेटल उसके अराउंड एक जायंट रिंग बना रहा था ताकि एनिमी का कोई सडन अटैक पॉसिबल ना हो। इस अटैक को देखकर यांग शिनशिन ने बार बार रिट्रीट करना चूज किया। कुछ मिनट्स बाद वो सिटी के एज पर पहुंच गई। यहाँ उसे एक इनविजिबल बैरियर फील हुआ जो उसका रास्ता ब्लॉक कर रही थी। हाँ, इस बैटलफील्ड की बाउंड्रीज हैं। यांग शिनशिन इस कंक्लूजन पर पहुंची। उसने अपने नज़र फोकस की और अपने दिमाग में पूरा सीन स्टिमुलेट करने लगी। इस सिचुएशन के हिसाब से पूरा बैटलफील्ड मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के अंदर ही स्प्रेड था। इवन एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स के पावर के साथ भी पूरे बैटलफील्ड को कंप्लीटली क्लियर करने में काफ़ी टाइम लगता। एस्केप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बैटल तभी खत्म होगी जब दोनों साइड्स में से कम एक इंसान मर जाए। यांग शिनशिन को समझ आ गया कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, फॉलन पपेट के एरोस को अपने अपोनेंट को हिट करना होगा। आसमान में लगभग 1000 मीटर टॉल एक जायंट बिल्डिंग को जोर से ऊपर फेंका गया और फिर उसे यांग शिनशिन के लोकेशन के पास फोर्स के साथ हर्ल कर दिया गया। मिल गई। एल्सा के लिप्स पर एक पागल सी स्माइल आ गई। हर डिस्ट्रक्शन के साथ यांग शिनशिन की लोकेशन धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही थी। फ्लेम से चलते हुए सिटी के बीच एक ह्यूमनॉइड फिगर तेजी से मूव कर रही थी जिसके मूवमेंट्स मुश्किल से छुपे हुए थे। एल्सा एक जायंट मेटल प्लेट पर खड़ी थी। उसके अराउंड मैसिव मेटल फ्रैगमेंट्स का स्टॉर्म घूम रहा था और वो लाइटनिंग स्पीड से यांग शिनशिन की तरफ चार्ज कर रही थी। उसने अपना राइट हैंड यांग शिनशिन की तरफ खोला और मेटल फ्रैगमेंट बारिश की तरह उसकी तरफ शूट होने लगे। यांग शिनशिन की आंखें नैरो हो गई जब उसने माउंटेन जितनी बड़ी टावरिंग बिल्डिंग को देखा। फिर एल्सा को अपनी तरफ अटैक करते देखकर उसने बिना हेजिटेशन अपनी एबिलिटी यूज की। यांग शिनशिन के पीछे एक कोलोसल फॉलन एंजल पपेट अपीयर हुआ। पपेट स्ट्रिंग से कंट्रोल होने वाला ये अजीब सा एंजल पपेट अपने हाथ, जो दिखने में थोड़े क्लमजी लग रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक मैसिव लॉन्ग बो को तेजी से ड्रॉ किया। एक ब्लैक एरो उस बो से बाहर निकला। ये देखकर एल्सा की आंखें भी सीरियस हो गई और बहुत सारे मेटल फ्रैगमेंट्स उसके बॉडी को कवर करने लगे। मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट एबिलिटीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन जब तक ये मुझे हिट नहीं कर सकता तब तक कुछ काम नहीं करेगा, है ना? तुम्हारे पास सिर्फ एक एरो है और मेरे पास वेपन्स खत्म नहीं होने वाले। ये मेटल से बना शहर मेरा पूरा होम टर्फ है। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराती हो। यांग शिनशिन के पास सच में सिर्फ एक ही एरो था, जबकि उस पर अटैक करने वाले मेटल फ्रैगमेंट्स एंडलेस थे। ऊपर से आसमान से गिरते हुए टावरिंग स्काई स्क्रेपर्स अलग से उस पर क्रैश हो रहे थे। इसीलिए उसने अपना एरो ऊपर की तरफ उठाया और सीधा आसमान की तरफ शूट कर दिया। एरो ने मैसिव बिल्डिंग को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांटेशन सिर्फ लिविंग चीज़ों को ही नहीं बल्कि पूरी मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। ये एबिलिटी जायंट बिल्डिंग को गिरने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन मिड एयर ही उसकी स्ट्रक्चर को कोलैप्स करा सकती है। स्काई स्क्रेपर हवा में ही टूट गया और बहुत सारे बिल्डिंग फ्रैगमेंट्स नीचे गिर पड़े, जिन्होंने एल्सा के अटैक के पाथ को ब्लॉक कर दिया। एल्सा का पहला अटैक इजीली यांग शिनशिन ने फेल कर दिया। एल्सा ने अपनी आंखें नैरो की। ये ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन लगता है सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को जो एरो से हिट होते हैं। मुझे एक आइडिया आ गया। उसने हवा में अपने हाथ घुमाए और बहुत सारा मेटल डेब्रिस एक स्टॉर्म की तरह उसके बॉडी के अराउंड घूमने लगा, जिसमें कोई गैप नहीं था। इस स्टेट में देखते हैं तुम अपनी एबिलिटीज कैसे यूज करती हो। उसने यांग शिनशिन को घूर के देखा जो दूर की तरफ भाग रही थी। सिटी की बाउंड्रीज की वजह से यांग शिनशिन ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी और सिर्फ बाउंड्री के अराउंड ही मूव कर सकती थी। एल्सा ने उसके बॉडी पर पहने एक्सोस्केलेटन आर्मर को देखा और उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक क्रूएल स्माइल आ गई। तुम्हारा काम खत्म। वो मेटल प्लेट पर स्टेप रखकर तेजी से यांग शिनशिन के पास पहुंचने लगी। यांग शिनशिन ने मुड़कर एल्सा को अपनी तरफ आते देखा। फॉलन पपेट के एरोज चेंज हो गए और ब्लैक एरोज रेड एरोज में बदल गए। लव और डिजायर का एरो। लव और डिजायर का एरो हवा को चीरता हुआ सीधा एल्सा की तरफ बढ़ा। एल्सा के अराउंड घूम रहा मैसिव मेटल स्टॉर्म उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाया।
एक क्रिम्सन एरो मेटल स्टॉर्म को पियर्स करता हुआ सीधा एल्सा के बॉडी की तरफ शूट हुआ। एल्सा एक पल के लिए शॉक हो गई। लाल एरोज, क्या ये मेटल ऑब्स्टैकल्स को इग्नोर कर सकते हैं? उसने हवा में अपना बॉडी तेजी से ट्विस्ट किया और क्रिम्सन एरो उसके साइड से निकल गया। लकीली एरो ज्यादा फास्ट नहीं था, मैं इसे इजीली डॉज कर सकती हूँ। एल्सा ने रिलीफ की सांस ली। अब उसके और यांग शिनशिन के बीच का डिस्टेंस उसके लिए भी अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करने के लिए काफी था। एल्सा ने दूर खड़ी यांग शिनशिन की तरफ अपना हाथ उठाया। मैग्नेटिक कंट्रोल। यांग शिनशिन जो भाग रही थी अचानक हवा में ही रुक गई। उसके बॉडी पर पहना एक्सोस्केलेटन आर्मर पूरी तरह एल्सा के कंट्रोल में आ चुका था। उसका पूरा बॉडी हवा में लिफ्ट हो गया, बिल्कुल एक परफेक्ट टी शेक की तरह। इसी तरह तुम्हें टुकड़ों में चीर दूंगी। एल्सा की स्माइल बेहद क्रूएल थी। उसने हल्की सी अपनी उंगली घुमाई और मेटल टूटने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वो यांग शिनशिन और एक्सोस्केलेटन आर्मर को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने वाली थी, लेकिन उसी मूवमेंट हर डायरेक्शन से हवा को काटने की आवाज आने लगी, जैसे हजारों एरोज एक साथ उस पर अटैक कर रहे हो। एल्सा ने तुरंत रिएक्ट किया। पीछे से हर तरफ से आती चीज़ों को नोटिस करते ही उसने यांग शिनशिन पर अटैक का प्लान छोड़ दिया और मुड़ गई। उसने देखा कि बहुत सारा बिल्डिंग डेब्रिस बारिश की तरह उसकी तरफ आ रहा था। इतना डेंस था कि एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांटेशन स्प्रेड होता है। सरफेस पर ये सिर्फ एक ह्यूज बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता हुआ लगता है, लेकिन असल में हर एक फ्रैगमेंट यांग शिनशिन के कंट्रोल में होता है और यांग शिनशिन के दिमाग के साथ वो हर एक फ्रैगमेंट की ट्रेजेक्टरी को भी प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकती थी। एल्सा ने दांत पीसकर अपना राइट हैंड आगे की तरफ बढ़ाया। जैसे एक्सपेक्टेड था, हवा में बहुत सारे बिल्डिंग फ्रैगमेंट्स रुक गए, लेकिन उसकी एबिलिटी सिर्फ मैग्नेटिज्म के थ्रू मेटल को कंट्रोल कर सकती थी और इन फ्रैगमेंट्स में बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस भी थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा मेटल फ्रैगमेंट को अपने सामने गैदर करने में। क्लैंग क्लैंग की आवाज़ के साथ उसके सामने एक हैवी और ह्यूज मेटल शील्ड बन गया। बिल्डिंग डेब्रिस लगातार एल्सा के मेटल शील्ड पर टकराता रहा। साथ ही उसने यांग शिनशिन को भी टारगेट करना नहीं भूला। सुपर ह्यूमन के मरने के बाद काम करना बंद कर देती है, इसीलिए उसने अचानक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी और लू कैरन के हाथों से बना आर्मर तुरंत एक ट्विस्टेड रोप जैसे लंप में बदल गया। ये एक्सट्रीमली टफ मेटल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन अंदर के ह्यूमन बॉडी को तोड़कर मारने के लिए काफ़ी था। एल्सा को लगा कि उसने यांग शिनशिन को सक्सेसफुली मार दिया है और वो स्माइल के साथ सेलिब्रेट करने ही वाली थी कि अचानक एक क्रिम्सन एरो उसके मेटल बैरियर के ऊपर से आया और सीधा उसके बॉडी की तरफ शूट हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल को कंट्रोल करना दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। ये सिर्फ मल्टीटास्किंग से भी ज़्यादा होता है, जैसे तुम अपने ब्रेन को काउंटलेस पीसेस में डिवाइड कर रहे हो। इसी वजह से एल्सा का फोकस थोड़ा सा टूट गया। ह्यूज मेटल बैरियर ने उसकी व्यू ब्लॉक कर दी थी और जब फिजिकल डिफेंसेस को इग्नोर करने वाला लव एंड डिजायर का क्रिम्सन एरो अटैक करने आया, तब रियलाइज करने के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाई। उसने डेस्परेटली अपना बॉडी ट्विस्ट करके एरो डॉज करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही मोमेंट एक और भी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। ऊपर से एक मैसिव बिल्डिंग सीधा उसके मेटल शील्ड पर आ गिरी, जिससे वो टूटा और डेंट हो गई। दूर शैडोज में यांग शिनशिन ठंडे दिमाग से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसने अपना आर्मर पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था जैसे ही उसे समझ आया कि सामने वाली मैग्नेटो हो सकती है। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि मेटल आर्मर पहने रखे। उसने अपने बॉडी से मेटल की बनी हर चीज़ हटा दी थी। फॉलन एंजल का एरो स्काई स्केपर पर लगा, उसे हवा में उठाकर और फिर पूरी फोर्स के साथ मैग्नेटो के शील्ड वॉल पर फेंक दिया। तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ मेटल को मैनिपुलेट कर सकती है, मेरी एबिलिटी सब कुछ मैनिपुलेट कर सकती है, यांग शिनशिन ने कामली कहा। फॉलन गोलम के एरोज इस दुनिया के हर मैटर के प्रिसीजन को बदल सकते हैं, लिविंग बींग्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज और नॉन लिविंग बींग्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज दोनों को। एक क्रिम्सन एरो एल्सा के बॉडी को पियर्स कर गया और कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें इन फ्लक्चुएशन से भर गईं। सिर्फ मेरे लिए मरो। यांग शिनशिन की विल इस एरो के थ्रू सीधा एल्सा के दिल तक पहुंच गई। बिना एक पल भी हेजिटेट किए एल्सा ने अपना कॉम्बैट सूट कंट्रोल किया और खुद को गला घोट दिया।
जैसे जैसे कॉम्बैट सूट एक प्रीटेजल की तरह कई बार ट्विस्ट हुआ, उसका बॉडी बिल्कुल जूसर में दबाए जाने की तरह स्क्वीज हो गया और मोटा गड्ढा खून बाहर निकल गया। यांग शिनशिन ने यह बैटल जीत ली, लेकिन जीतने के बाद भी उसके चेहरे पर ज़्यादा खुशी नहीं थी। मेरी एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक टेरेन की समझ और एनिमी की एबिलिटीज़ के कंट्रोल पर डिपेंड करती है। जब मैं फ्रंट लाइंस पर होती हूँ, अगर मैं किसी एक्सेप्शनल एजिलिटी वाले अपोनेंट से मिलूँ तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी हल्की मरमर्स में एक्साइटमेंट आ गई, उसके लिप्स पर एक स्माइल आ गई। उसने रियलाइज़ किया कि उसे ये फीलिंग एक्चुअली पसंद आने लगी है। अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके एनिमी को अपने ही बॉडी को एक ट्विस्टेड मेस में बदलने का थ्रिल सच में कमाल का है। मैं अगले बैटल का सच में इंतज़ार कर रही हूँ। यांग शिनशिन का राइट हैंड, जिसमें सिलेंडर और वाइट फिंगर्स थे, उसके पतले चेरी ब्लॉसम जैसे लिप्स को कवर कर रहा था। उसकी आंखों में एक थोड़ा सा सिकली सा लुक आ गया था। लाइफ और डेथ के बीच जो थ्रिल होता है वो सच में बहुत फैसिनेटिंग होता है। वीकेंड के बैटल्स अब खत्म हो चुके थे। नेक्स्ट विनर्स के बेसिस पर अपोनेंट्स रैंडमली असाइन किए जाएंगे और बहुत जल्दी हम सेकेंड राउंड में एंटर करने वाले थे। जैंगी, यांग शिनशिन और बाकी सब विनर्स के ओरिजिनल बैटलफील्ड छोड़ने से पहले उन सब को एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ये मैसेज रिसीव हुआ। इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। इस बार लिंक के सजेशन की वजह से लाइट गेट में एंटर करने के बाद बहुत ज्यादा बीइंग्स आ गए थे, इसीलिए इस तरह का स्क्रीनिंग प्रोसेस जरूरी हो गया था। क्लियरली एक गॉड लेवल सिविलाइजेशन जितने टेस्ट टेकर्स को पास करवाना चाहती है, उनकी नंबर बहुत कम होती है, शायद सिर्फ एक ही। जैंगी ने अपनी आदत के मुताबिक अपना सारा इक्विपमेंट चेक किया और फिर उन सब अपोनेंट्स के बारे में सोचने लगा जिनसे उसे इस बैटल में सामना हो सकता था। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नेक्स्ट अपोनेंट का फेमिलियर फेस होना काफ़ी चांस था और 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि वो अपोनेंट की एबिलिटीज़ जानता होगा। वो कौन है जिसके एबिलिटीज़ के बारे में उसे बिल्कुल आइडिया नहीं? 6 विंग्ड किंग इदुगार। और वो सच में कुछ अनफेमिलियर फेसेस जो बाद में अपेयर हुए थे, जो शायद किसी और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से आए लग रहे थे। अगर सच में उनसे इनकाउंटर हो जाए तो फिर कुछ खास कर भी नहीं सकते। ये टेस्ट सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि लक का भी है। क्या लक भी एबिलिटी का एक हिस्सा है? क्या इस लेवल का पर्पस हमें ये बात समझाना है? जैंगी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अचानक उसे शुरू के 2 टेस्ट याद आ गए जिनका उसने सामना किया था। पहला चैलेंज था लाइफ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पूछना। दूसरा टेस्ट था डिलेमास के सामने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एसेस करना। और तीसरा हर्डल प्रैक्टिकल कॉम्बैट एबिलिटी और लक का था। मुझे लगता है मैं थोड़ा समझने लगा हूँ कि गॉड लेवल सिविलाइजेशन का ट्रायल्स पार्टिसिपेंट्स को कैसे सेलेक्ट करती है। हिस्ट्री के दौरान जिन लोगों ने बड़े काम अचीव किए हैं, उनमें हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। गुड लक। सच में जब लोग किसी सक्सेसफुल पर्सन को जज करते हैं तो वो हमेशा उनकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़, उनका विजन, उनका टैलेंट और ऐसी ही चीज़ों की तारीफ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग लक के बारे में बात करने से बचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर लक ही होता है। इस दुनिया में कैपेबल लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसका टैलेंट पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। आखिर कौन से एक्सपीरियंसेस एक ऐसी गॉड लाइक सिविलाइजेशन को, जो ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग से परे है, लक जैसे अनस्टेबल फैक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस देने पर मजबूर करते होंगे? जैंगी की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच गई। अनजाने में ही उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने उसे धीरे से खुद से मरमर किया। कागेगो तागेगो। इस टर्म का ओरिजिन साउथ वेस्ट रीजन के नैश किंगडम की मिस्टीरियस स्टोन टैबलेट से आता है। स्टोन टैबलेट पर लिखे रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग थी। जैंगी ने वेग सा गेस लगाया कि शायद ये नैश किंगडम के एरा का क्रिएटर हो सकता है। बाद में उनकी टायरलेस रिसर्च के थ्रू उन्हें उस बीइंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन वो सिर्फ फ्रैगमेंट्री ही थी। लेकिन होली सी से पास डाउन होली स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम गॉड को कभी भी उसके असली नाम से नहीं बुलाते,
बल्कि वो उसे एक 4 लेटर टाइटल से रिफर करते हैं, जो टाइटल है जीवो। अगर हम इसे एक ओनोमैटोफिक साउंड में डिस्क्राइब करें तो ये थोड़ा कागेओ तागेओ जैसा साउंड करता है। लेकिन ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। इस दुनिया में 2 मेजर रिलीजन्स हैं, मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म। मोनोथेस्टिक रिलीजन्स मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही ट्रू गॉड है, जिसने सब कुछ क्रिएट किया, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और जो सब चीज़ों का मास्टर है। पोलोथिज्म दूसरी तरफ उन सेक्स को रिफर करता है जहां बहुत सारे डीटीज होते हैं, जैसे बुद्धिज्म, ताओइज्म और शिंतोइज्म। जब जैंगी बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इन सब चीज़ों पर सोच रहा था, तब उसे कान में फिर से एक आवाज़ गूंजी, अपोनेंट्स असाइन हो चुके हैं, रीमैच के लिए रेडी हो जाओ। जैंगी ने एक बार फिर टाइम का सेकंड हैंड एक्टिवेट किया, चाहे ये सुपर ह्यूमंस के सेम लेवल के बैटल में सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही लास्ट करता हो, लेकिन ये 3 सेकंड्स का एडवांटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी लेफ्ट आई में घड़ी का सेकंड हैंड धीरे धीरे घूम रहा था और लाइट और शैडो के बीच के सीन में उसने सब कुछ देख लिया जो होने वाला था। वो एक ह्यूज एबिस था जो ज़मीन के नीचे एक डीप वैली तक जा रहा था। उसने अपना अपोनेंट भी देख लिया, वाइट मेज रोब पहने हुए, लॉन्ग सिल्वर ग्रे बाल जो शोल्डर्स पर गिर रहे थे और नैरो फॉक्स लाइक आंखें जिनके सामने हमेशा एक मिस्चीवियस स्माइल होती थी। मर्लिन, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का मैजिक एडवाइजर और कोर्ट मैजिशियन। ये वही है। जैंगी ने आईब्रो उठाई और सोचा कि ये एक ट्रबलसम अपोनेंट है। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, स्पेशली किंग आर्थर, मर्लिन और बाकी के 6 नाइट्स के बारे में। बॉस से उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो अब 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और आउटडेटेड थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बॉस खुद ही एग्जैक्टली नहीं जानता था कि मर्लिन की एबिलिटीज़ क्या है। उसके अकॉर्डिंग मर्लिन नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का सेकेंड इन कमांड था और कहा जाता था कि उसकी स्ट्रेंथ किंग आर्थर से सिर्फ थोड़ी कम है, या शायद बिल्कुल कम भी नहीं। जैंगी, जो किंग आर्थर के साथ एक पैक्ट में था, उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि किंग आर्थर से मिलने से पहले ही उसे किंग आर्थर के साइड के मैजिशियन से लड़ना पड़ेगा। टेलीपोर्ट होने से पहले, बिल्कुल पहले, बिना हेजिटेशन के जैंगी ने अपनी डिवाइन रिफाइनमेंट में सारी बुलेट्स रिप्लेस कर दी और उन्हें होली सिल्वर बुलेट से भर दिया, जो स्पेशली सुपरनैचुरल बीइंग्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए बनाई गई थी। आखिर एक इंसान का नाम झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका निकनेम कभी झूठ नहीं बोलता। कोर्ट मैजिशियन का टाइटल पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उसकी एबिलिटीज मेनली एमिशन टाइप की होगी। जैंगी के हाथ में जो होली सिल्वर बुलेट्स हैं वो मल्टीपल अपग्रेड से गुजरी हैं और टॉप टियर वेपन्स हैं जो बिशप लेवल सुपर ह्यूमंस को भी थ्रेटन कर सकती है। उसकी कॉम्बैट पावर शायद टैंक लेवल तक सप्रेस हो जाए, लेकिन बुलेट्स का एंटी मैजिक इफेक्ट बिल्कुल वीकन नहीं होगा। बस एक ही चीज़ है जो उसे नहीं पता, उसकी एक्चुअल एबिलिटीज़ क्या है, और अकेले फाइट करना ऑनेस्टली उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। जैंगी एक लाइट स्ट्रीक की तरह गायब हो गया और नेक्स्ट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ गया। उसे ऐसा इसीलिए फील हो रहा था क्योंकि हर बैटल में, चाहे वो दिखने में अकेला हो, असल में उसके अराउंड हमेशा कॉमरेड्स होते थे। उसके पास सब कुछ होता था, स्ट्रेटेजिस्ट, मैकेनिक्स, डॉक्टर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट। लेकिन अब उसे पूरी तरह से सिर्फ खुद पर ही डिपेंड करना था। जल्द ही जैंगी उस बैटलफील्ड पर पहुंच गया जो उसने पहले ही देख लिया था। ये एक बॉटमलेस एबिस था जिसके ऊपर कोई स्काई दिखाई नहीं दे रही थी और नीचे भी कोई कंप्लीट डार्कनेस नहीं थी। ये एक ह्यूज पिट, ब्राइट और वर्डेंट थी क्योंकि पूरी जगह ग्रीन वाइन से कवर्ड थी। ये बिल्कुल एक ऐसे वास्ट प्लांट वर्ल्ड जैसा लग रहा था जो अंडरग्राउंड को स्काई से कनेक्ट करता हो। प्लांट से ग्रीन ग्लो निकल रहा था जो आसपास सब कुछ इल्यूमिनेट कर रहा था और जगह को ग्लूमी फील होने से रोक रहा था। अंडरग्राउंड स्पेस काफ़ी लार्ज था, लेकिन एपिसलोन लेवल म्यूटेंट के लिए शायद थोड़ा क्रैम्प्ड लग सकता था। जैंगी और मर्लिन लगभग एक ही टाइम पर बैटलफील्ड पर अपीयर हुए। फिर 0.01 सेकेंड से भी कम टाइम में जैंगी ने अपनी डिवाइन रिफाइंड स्पीयर मर्लिन की तरफ एम कर दी। होली सिल्वर बुलेट्स बारिश की तरह मर्लिन पर टूट पड़ी। मर्लिन, जो अभी अभी अपीयर हुआ था, ये सीन देखकर उसकी पीपल शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। उसे पता था कि ट्रायल बैटल क्रूएल होती है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं किया था कि
ये इतनी क्रूएल होगी। ये फाइटिंग स्टाइल क्लियरली किसी टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी यूजर का था। मर्लिन को ये भी नहीं दिखा कि मूव किसने किया। अचानक उसने मिड एयर में अपना राइट हैंड ग्रास्पिंग मोशन में मूव किया और एक ह्यूज नाइट स्टाइल 2-हैंडेड लाइट सेबर उसके हाथ में मटेरियलाइज हो गया। उसने पूरी फोर्स के साथ उस स्वॉर्ड को इनकमिंग बुलेट्स की तरफ स्विंग किया। स्वॉर्ड लाइट वाटरफॉल की तरह आगे बढ़ी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली, और उसकी पावरफुल फोर्स ने प्लांट से बने एबिस स्पेस को हिला दिया। बुलेट बराज पूरी तरह से शैटर हो गया, बहुत सारी वाइन्स टूट कर नीचे गिरने लगी। तलवार? जैंगी को ये एबिलिटी थोड़ी किंग ऑर्थर के मेथड्स जैसी लगी। ये मूव उसे फेमिलियर लगा। जब किंग ऑर्थर ने लोरोडिक से फाइट की थी तब एक्सकैलिबर का इफेक्ट भी काफ़ी सिमिलर था। वो स्ट्रेंज एनर्जी को स्वॉर्ड में कंसंट्रेट करता था और फिर अचानक रिलीज करता था, जिससे एक ह्यूज और शार्प स्वॉर्ड लाइट बनती थी। क्या मर्लिन भी स्वॉर्ड यूज करने वाला कोई आउटकास्ट है? जैंगी को अचानक रियलाइज हुआ कि ये लॉजिक सेंस बनाता है। सेल्टिक लेजेंड्स के हिसाब से स्वॉर्ड को स्टोन में गाड़ने वाला भी मर्लिन ही था, और बाद में किंग ऑर्थर को चूज करने वाला भी वही था। एक मैजिशियन का थोड़ा सोर्समैनशिप जानना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। जैंगी ने इस बात पर ज़्यादा सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अगले ही मोमेंट उसका सेकंड ऑफेंसिव लॉन्च हो चुका था। मर्लिन को अब थोड़ा सा ब्रेथ टेकिंग स्पेस मिला और उसने अपने और जैंगी के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लिया। जैंगी की आइडेंटिटी कंफर्म करते ही मर्लिन के फेस पर एक डीप स्माइल आ गई। ये सच में अब तक का सबसे फॉर्मिडेबल अपोनेंट है जिसका मैंने सामना किया है। स्पेस और टाइम दोनों का डुअल एलिमेंट एबिलिटी यूजर, इससे कैसे डील करना चाहिए? चाहे वो बोल रहा था, लेकिन डिस्टेंस से आ रहा बराज बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो और भी इंटेंस होता जा रहा था। केओटिक अर्सेनल पूरी नेशन को हिला सकता है और होली सिल्वर बुलेट सुपरनैचुरल एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। इस फायर पावर को विथस्टैंड करने के लिए तुम्हें या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपरनैचुरल अटैक चाहिए या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस। इसके वीकनेस ये है कि ये स्ट्रॉन्ग आर्मर या पावरफुल फिजिक वाले लोगों के अगेंस्ट कम इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये सिर्फ जैंगी का टेस्ट था। अगर मर्लिन स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिफेंस शो करता है तो उसे जैंगी की तरफ से हज़ारों अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट का बराज फेस करना पड़ेगा। आसमान डार्क रेड हो चुका था और ज़मीन से थिक स्मोक उठ रही थी। जहां भी नज़र जाती ज़मीन के क्रैक्स से बर्निंग लावा बाहर निकल रहा था। ये जगह बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसी लग रही थी। होली सी का कार्डिनल ओलिव इस लैंड पर डिसेंड हुआ। उसके हाथ में एक होली स्वॉर्ड थी जो गोल्डन फ्लेम से जल रही थी। आर्क एंजल माइकल की मैजेस्टी पूरी दुनिया को एनवेलप कर रही थी और अपोकलिप्टिक लावा के बीच एक रे ऑफ लाइट लेकर आ रही थी। जैसे ही उसने अपना हेड उठाकर आसपास देखा, अपनी एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करते हुए, तब अचानक डिस्टेंट स्काई से एक गोल्डन रे ऑफ लाइट निकली और पूरी लैंड पर स्वीप हो गई, बिल्कुल जैसे कोई गॉड डिसेंड कर रहा हो। ये बिल्कुल होराइजन पर उगते हुए गोल्डन सन जैसा लग रहा था। उस डैजलिंग गोल्डन लाइट के बीच टॉप 7 गोल्डन स्टेप्स पर एक मस्कुलर और हैंडसम आदमी बैठा हुआ था जिसका अपर बॉडी बिल्कुल बेयर था। शायद किसी आदमी को ब्यूटीफुल कहना थोड़ा ऑड लगे, लेकिन इस आदमी के लिए शायद यही सबसे सही वर्ड था। उसके हैंडसम और लगभग फ्लॉलेस फीचर्स एक हाई कास्ट ब्राह्मण जैसे लग रहे थे। ये वही फिगर था जिसे सिर्फ अपने चेहरे की वजह से भारत के लोग वर्शिप करते थे। देवास और असुरास की 8 लीजेंड्स का हेवनली एम्परर इंद्रा। एम्परर इंद्रा, ओलिव ने धीरे से नाम मरमर किया। ईस्ट के सबसे पॉपुलर रिलीजियस सेक्ट का लीडर होने की वजह से वो इंद्रा के नाम से काफ़ी फेमिलियर था। चाहे पैपसी के फॉलोवर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हो, लेकिन उनकी संख्या भारत के लोगों जितनी नहीं थी। हाँ, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात आए तो कहानी बिल्कुल अलग थी। इंद्रा आसमान में 7 ज्वेल्ड गोल्डन स्टेप्स के टॉप पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो सारे जीवनों को नीचे से देख रहा हो, और उसकी नज़र दूर खड़े ओलिव पर थी जो ब्लेजिंग गोल्डन होली स्वॉर्ड पकड़े हुए था। होली सी के आर्क एंजल माइकल, शायद मुझे तुम्हें आर्नल्ड ओलिव कहना चाहिए। मुझसे मिलना तुम्हारी डिजास्टर है, क्योंकि जो 1 लाख पॉसिबल फ्यूचर्स हैं जो मैं देख सकता हूँ, उनमें से एक में भी तुम मुझे हरा नहीं पाते। इंद्रा के इस मौकरी के जवाब में ओलिव ने उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
इनफिडल्स जजमेंट के लायक होते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी फ्लेमिंग होली स्वॉर्ड उठा ली जो जजमेंट के सिंबल थी। उसके राइट हैंड में थी जजमेंट डे। ब्रायन अभी अभी हुआक्शु किंगडम के एक अजीब आदमी के साथ एक बोरिंग बैटल खत्म करके आया था। अनफॉर्चुनेटली वो उस आदमी का नाम भूल चुका था। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर डॉग होने के नाते ब्रायन कॉम्बैट में बेहद पावरफुल था। ये सिर्फ उसकी सुपरनोवा एबिलिटी में ही नहीं दिखता था बल्कि उस स्ट्रेंज और वंडरफुल इक्विपमेंट में भी जो उसके मास्टर मैड प्रोफेसर दाविंची ने उसे दिया था। लेकिन सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे तुरंत सेकेंड बैटलफील्ड पर डिप्लॉय कर दिया। ये एक एंशिएंट सिटी स्टेट थी जहां सारी बिल्डिंग्स बेहद टॉल थी और सॉलिड रॉक से बनी हुई थी। बड़े बड़े पीले रंग के बिल्डिंग्स धूप में ड्राई और ठंडे लग रहे थे। ब्रायन शहर के अंदर घूमता रहा। फिर जैसे ही उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपना पोस्चर क्वाड्रॉप पेडल बना लिया और तेजी से दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और हैरान कर देने वाली स्पीड से सिटी स्टेट के टॉप पर पहुंच गया। वो शहर के सबसे ऊंचे कैसल टावर के ऊपर बैठ गया और वेस्ट की ड्राई घुटन भरी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। भगवान जाने, मुझे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक ग्रेट पैसिफिस्ट हूँ और दुनिया मुझे नोबेल पीस प्राइज देने की कर्जदार है। ऐसा तो ट्रंप भी कहता है। लेकिन उसकी आंखें रडार की तरह पूरे सिटी को स्कैन कर रही थी और जल्द ही उसने अपना टारगेट लॉक कर लिया। अगर फेलियर का रिजल्ट मौत है तो मैं इतना खराब आउटकम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। उसकी नज़र एक काले शिलोइड पर टिक गई। उसी वक्त दूसरे पर्सन ने भी उसकी प्रेजेंस नोटिस कर ली। एक डार्क और सिनिस्टर फिगर पूरी तरह हैवी आर्मर में कवर्ड था। ब्रायन का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि लुरडिक था, आजूरे एरा सिविलाइजेशन के 10 डीमन गॉड्स का लीडर, जिसे डीमन गॉड आर्मर के नाम से भी जाना जाता था। गुड लक। ब्रायन ने अपना एक क्लॉ आसमान की तरफ उठाया और उसके पीछे एक एनॉर्मस पिरामिड हवा में उठने लगा। ये ह्यूमन वर्ल्ड के पिरामिड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बिल्कुल एक कोलोसल माउंटेन रेंज की तरह, जैसे माउंट ताई को जड़ से उखाड़कर ऊपर उठा दिया गया हो। वो लूरडिक के ऊपर से एक जायंट मीटियोर की तरह नीचे क्रैश हो गया। ब्लिजर्ड जोर से चल रहा था, इतना ज़्यादा कि कुछ भी क्लियरली देखना मुश्किल हो रहा था। ये एक डिसोलेट सिटी थी जहां बिल्डिंग्स ह्यूमन सिटीज जैसी लग रही थी, बस स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। शहर के बिल्कुल सेंटर की सड़क पर दो लोग धीरे धीरे चल रहे थे। एक आदमी जिसके लंबे सिल्वर बाल थे और जो लेटेस्ट कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए था, अपने राइट हैंड से अपनी वेस्ट पर लटकती सिलेंडर रेपियर को मजबूती से पकड़े हुए था। दूसरा आदमी नीट शॉर्ट ब्लैक हेयर के साथ गोल्ड कॉम्बैट सूट पहने हुए था और उसका मास्क के पीछे उसकी आंखों में एक मिशीवियस स्माइल थी। डैंग शेंगतोंग और गाओ चेंगकोंग, ये दोनों पुराने राइवल्स आज सच में आमने सामने आ गए थे। डैंग शेंगतोंग की आवाज़ ठंडी थी। गाओ चेंगकोंग के लिए उसके दिल में बिल्कुल भी गुडविल नहीं थी, क्योंकि ये वही दुश्मन था जिसने लगभग उसकी पावर छीन ली थी और उसे मार दिया होता। गाओ चेंगकोंग का टोल बिल्कुल काम रहा, जैसे दोनों अभी भी ब्लिजर्ड सिटी में साथ काम करने वाले कलीग्स हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि आज यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। डैंग शेंगतोंग के लिप्स पर एक ठंडी स्माइल आ गई। लगता है ये हेवन ने मुझे मौका दिया है ताकि मैं अपनी पहले की बेइज्जती का बदला ले सकूं। उसकी आंखों में सीरियस एक्सप्रेशन था जब वो गाओ चेंगकोंग को देख रहा था, बिल्कुल जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा हो। गाओ चेंगकोंग से 2 बार हारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। बाद में जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी अपनी लिमिट्स हैं और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग दुनिया में आ चुके हैं, तब भी वो स्ट्रगल करता रहा। लेकिन वो कभी भी उस ह्यूमिलिएशन को भूल नहीं पाया जो गाओ चेंगकोंग ने उसे दिया था। गाओ चेंगकोंग ही वो शख्स था जिसने उसे रिवरसाउथ डोमेन के नंबर 1 जीनियस और इन्फिनिटली ग्लोरियस गॉड स्क्वाड के कैप्टन के ऊंचे पेडेस्ट्रियल से नीचे खींचकर नॉर्मल दुनिया में ला दिया था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उस मोमेंट से डैंग शेंगतोंग के दिल में एक बीज उग गया। अगर उसे अपनी इनर डीमन से पूरी तरह छुटकारा पाना था तो उसे गाओ चेंगकोंग को हराना ही पड़ेगा। गाओ चेंगकोंग ने डैंग शेंगतोंग की बात सुनकर मुस्कुराया। यंग मास्टर डैंग, क्या हमारे बीच इतनी गहरी दुश्मनी है? डैंग शेंगतोंग ने रैपियर के हिल्ट पर अपना हाथ आधा इंच और ट्विस्ट किया और तुरंत ही उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट उभर आया।
गाओ चेंगकोंग के कैजुअल शब्द उस मोमेंट पर उसके लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन थे। गाओ चेंगकोंग पहला आदमी था जिसे दैंग शेंगतोंग को हराना ही था। काफ़ी टाइम से दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था और इन 3 सालों में दोनों ने अपने अपने फील्ड्स में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। दैंग शेंगतोंग सक्सेसफुली एपिसलोन टेरिटरी में एंटर कर चुका था। उसके दिल में ये बात साफ थी कि उसका टैलेंट गाओ चेंगकोंग से कम है और सिर्फ इस जगह पर, इस बैटलफील्ड पर जहां उन दोनों की एबिलिटीज़ को सेम लेवल पर ला दिया गया है, वहीं उसे गाओ चेंगकोंग को हराने का चांस मिल सकता था। तुम्हारी एबिलिटी रीइंकार्नेशन डिडक्शन सिर्फ दिन में एक बार यूज़ हो सकती है, लेकिन मेरे सामने आने से पहले तुम मैकेनिकल लीजेंड्स को अनाइट करने वाली बैटल और पहले के ट्रायल बैटल्स ऑलरेडी फेस कर चुके हो। मुझे नहीं लगता उस वक्त तुम्हारी एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हुई होगी, इसीलिए इस बार जब तुम्हारी एबिलिटी नलीफाइड है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराते हो। हाथ हिलाते ही पूरी दुनिया नया शेप ले लेती है। ग्रेट सुमिरे इल्यूजन ने रोशनी क्रिएट की और जहाँ गाओ चेंगकोंग खड़ा था वहाँ पूरी दुनिया सिर्फ प्योर वाइट रेडियंस से भर गई, जिसने सामने वाले की साइट छीन ली। फिर विजुअल सिंथेसिस के थ्रू उसने उसके हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और यहाँ तक कि टच पर भी असर डाल दिया। जब कोई इंसान अंधेपन की स्टेट में होता है तो उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस नेचुरली काफ़ी कम हो जाती है। गाओ चेंगकोंग दैंग शेंगतोंग की एबिलिटीज़ को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए बैटलफील्ड में एंटर करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका कॉम्बैट सूट रेडार डिटेक्शन कैपेबिलिटीज से इक्विप था, जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता था, जिसमें दैंग शेंगतोंग की लोकेशन और उसके अटैक का एंगल भी शामिल था। सच कहना पड़ेगा, इस बार दैंग शेंगतोंग ने सही गेस किया था। गाओ चेंगकोंग की एबिलिटी पहले वाली बैटल में ऑलरेडी यूज हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी स्ट्रेंथ छुपाना नहीं चाहता था, बल्कि लास्ट बैटल में उसका सामना पैंथियन ऑफ फ्रेमोन्स के 3rd पोजीशन वाले गॉड मून गॉड जसलबर्ग से था। अगर उसने ज़रा भी रिस्ट्रेंट दिखाई होती तो वो बिना किसी मर्सी के क्रश कर दिया जाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैंगी के एनकाउंटर के अलावा इस बैटलफील्ड पर जो भी लोग आए थे उनमें से कोई भी आसान टारगेट नहीं था। गाओ चेंगकोंग दुनिया में रेयर होने वाला एक जीनियस था, लेकिन वहाँ मौजूद कौन सा इंसान 1 in a billion जीनियस नहीं था। इस वजह से दैंग शेंगतोंग से उसका अचानक एनकाउंटर उससे बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ गया और वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था। इस सिचुएशन में विजुअल डिप्राइवेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता था। गाओ चेंगकोंग के पीछे एक बड़ा सा व्हील अपीयर हुआ, जिसके साथ संस्कृत इंक्रिप्शन से बने हुए स्टोन मटेरियलाइज होकर हवा में तैर रहे थे। गाओ चेंगकोंग ने अपना राइट हैंड खोला, सन व्हील सील एक्टिवेट हुआ और गोल्डन सन व्हील स्वॉर्ड उसकी पाम में अपीयर हो गया। इनमूवेबल किंग सील के साथ फ्यूडो मियो का आर्मर उसकी बॉडी पर पहन लिया गया, जो उसकी फिजिक को प्रोटेक्ट कर रहा था। दैंग शेंगतोंग पहले ही चार्ज कर चुका था और गाओ चेंगकोंग को घूर रहा था, अपने दिल के गुस्से को भूल चुका था। इस मोमेंट पर उसकी आंखें अनबिलीवेबल फोकस से भरी हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि शायद ये उसकी जिंदगी का एक लौता मौका हो गाओ चेंगकोंग को हराने का और अपनी शर्मिंदगी मिटाने का। रैपियर ड्रॉ की गई, जैसे आसमान ने खुद उस पर क्रेविंग की हो। आसमान में काउंटलेस इनविजिबल मिरर्स अपीयर हो गए, जो पूरे सराउंडिंग वर्ल्ड को कवर कर रहे थे। जैसे ही दैंग शेंगतोंग ने अपनी तलवार खींची, आसमान के लेफ्ट साइड पर एक डैजलिंग सिल्वर 4 पॉइंटेड स्टार ब्लूम हो गया। ये एक अटैक था जो स्पीड ऑफ लाइट पर लॉन्च हुआ था। हवा में मौजूद इनविजिबल लाइट और शैडो रिफ्लेक्शन का यूज करके स्पेशियल डिस्टेंस के पार से भी अटैक पॉसिबल हो गया। 4 पॉइंटेड स्टार सीधा गाओ चेंगकोंग के लेफ्ट टेम्पल पर एम किया गया, ताकि एक ही स्ट्राइक में उसकी जान ले ली जाए। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और ये भी जानते थे कि सिर्फ एक पल की ढील भी मौत का कारण बन सकती है। इसीलिए किसी प्रोबिंग या टेस्ट की जरूरत नहीं थी। उसके सारे अटैक सीधा लीथल थे। गाओ चेंगकोंग ने अपने हेड के लेफ्ट साइड पर मौत का एक तीखा एहसास महसूस किया। अकाला मुद्रा से बना हुआ आर्मर भी खामोशी से क्रैक होने लगा। ये इतने टेरिफाइंग अटैक का प्रेशर झेल नहीं पा रहा था। वाक्शु किंगडम का एक फेमस नोबल फैमिली के हेयर होने के नाते दैंग शेंगतोंग बचपन से ही एक प्रेस्टीजियस हाई स्कूल में पढ़ा था, अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को उठाए हुए।
उसने ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, सोशल स्किल, लैंग्वेजेस, कॉम्बैट और स्वॉर्ड्समैनशिप जैसे सब्जेक्ट्स में टॉप लेवल मास्टर्स के अंडर ट्रेनिंग ली थी। उसने जो वेपन चूज़ किया था वो वेस्टर्न स्वॉर्ड थी। इसका रीज़न ये था कि ये स्वॉर्ड्समैनशिप सबसे सिंपल और डायरेक्ट होती है और साथ ही काफ़ी एंटरटेनिंग भी होती है। वाक्शु किंगडम की एंशिएंट स्वॉर्ड से अलग मार्शल आर्ट्स वाली स्वॉर्ड्समैनशिप एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच फॉलो करती है, जहां टिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि फ्रेजाइल होती है। वेस्टर्न स्वॉर्ड का सबसे शार्प एज और उसका इकलौता किलिंग मूव होता है थ्रस्ट। सिर्फ ये एक ही मूव है दुश्मन को मौत तक पहुंचाने के लिए। डैंग शंगतोंग का मूव आजुरे इचिंग वेस्टर्न फेंसिंग के एडवांटेजेस को परफेक्टली शोकेस करता था। इसका एक ही फायदा था और वो था स्पीड। गाओ चेंगकोंग के प्यूपिल्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसका राइट हैंड जो स्वॉर्ड पकड़े हुए था उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए बहुत स्लो था, खासकर जब वो अटैक जानबूझकर उसके लेफ्ट टेम्पल पर एम किया गया था। इसीलिए उसने सीधा अपना लेफ्ट आर्म उठाकर अटैक ब्लॉक किया। फ्यूडो म्यू का हैवी आर्मर पहने हुए उसका बॉडी बिल्कुल एक हैवी मशीन गनर जैसा लग रहा था। मटीरियलाइज्ड आर्मर गोल्डन रंग का था और पूरे बॉडी को एनवलप कर रहा था। रिस्ट एरिया ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए होता है और रिस्ट आर्मर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो इम्पैक्ट और स्लैशिंग दोनों को झेल सकता है। स्वॉर्ड का एज गाओ चेंगकोंग के गॉन्टलेट से टकराया। ये अटैक को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाया, लेकिन इसने उसकी ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी को ज़रूर डिफ्लेक्ट कर दिया। गॉन्टलेट्स विजिबली क्रैक हुए और फिर डिसइंटीग्रेट हो गए। 4 पॉइंटेड स्टार के बाद स्वॉर्ड का एज गाओ चेंगकोंग के स्कैल्प को छूता हुआ निकल गया, उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म और हेलमेट को आधा फाड़कर। गाओ चेंगकोंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपना पोस्चर एडजस्ट किया। उसने दूर खड़े डैंग शंगतोंग को देखा और एक गहरी सांस ली। लगता है तुम एपिसलोन में नए नहीं हो। अमीर लोग तो अमीर ही होते हैं, चाहे असली टैलेंट ना भी हो, फैमिली के सपोर्ट से फिर भी दूसरों के लेवल तक पहुंच ही जाते हैं। गाओ चेंगकोंग ने जानबूझकर इसी टोन में बात की। वो जानता था कि डैंग शंगतोंग को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चिंता होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड। ये बेइज्जती सुनने में कॉम्प्लीमेंट जैसी लग रही थी, लेकिन असल में ये ताना और बेइज्जती ही थी जो डैंग शंगतोंग का बैलेंस बिगाड़ने के लिए बोल गई थी।